हमने बात की और पहला स्टेट टेक्सटाइल मिल लगा तो अंग्रेज़ों ने होल्कर्स से कहा कि तुम्हारे यहाँ तो रेलवे लाइन भी नहीं है तो तुम टेक्सटाइल मिल कैसे लगाओगे। तो इनने कहा कि हम हाथी पे ले आएंगे बम्बई से। और जब टेक्सटाइल मिल लग गया और उसमें मुनाफा आने लगा तो इंदौर में उसके बाद 7 टेक्सटाइल मिल बनी, हुकमचंद मिल, कल्याण मिल, राजकुमार मिल वगैरह, या विनोद मिल्स इंदौर में। तो इंदौर और उज्जैन की टेक्सटाइल मिलें बीमार मिलें थी और सरकारी उपक्रम थे। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि भाई मैं तो, मेरी नींद खराब है बीमार टेक्सटाइल मिल से और तुम टेक्सटाइल मिल लगा रहे हो। तो मिस्टर झुनझुनवाला का ये कहना था कि मध्य प्रदेश में करीब करीब 50-60 टेक्सटाइल मिल लग सकती हैं। एक मेरे मित्र जो आईएएस थे वरिष्ठ, तो मैंने उनसे कहा कि आपका फ्रेंड जो है कर्नाटक में और जो आपके फ्रेंड महाराष्ट्र में है उतना काम तो आप नहीं करते। तो उनने मुझे जवाब दिया कि जैसे ही कॉफ़ी आए तब तक मैं एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे। तो मैंने कहा जी कहिए। तो बोले कि जो बेंगलोर में जो मेरा मित्र है उसके मित्र हैं अजीम प्रेम जी, और जो महाराष्ट्र में जो मेरा मित्र है आईएएस उसके मित्र हैं अंबानी, और भोपाल में दुर्भाग्यवश तुम मेरे मित्र हो। तो जैसी कंपनी है वैसे ग्रोथ होती है। मध्य प्रदेश में दुष्यंत त्यागी भी हुए, मध्य प्रदेश में शरद जोशी भी हुए, मध्य प्रदेश में हरिशंकर परसाई भी हुए। आप चकित होंगे ये सुनकर कि मध्य प्रदेश में विद्वान रजनीश और महेश योगी भी हुए। तो जो दिक्कत है वो ये है कि हमने अपने स्टार लोगों को पहचाना नहीं। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है प्रियंका। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ लिविंग यूनिकॉर्न्स। आज है हम हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश के एक खूबसूरत से शहर भोपाल में, और ऐसी ही एक खूबसूरत सी पर्सनैलिटी है आज हमारे शो पे। आज हमारे बीच में है राजेंद्र कोठारी जी। सर नमस्ते। थैंक यू। कैसे हैं आप? ऑल वेल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन लिविंग यूनिकॉर्न सर। हम आज की बातचीत शुरू करें और मैं सर के बारे में भी बताऊं, उसके पहले मैं ब्रीफली आपको ये बता देना चाहती हूँ कि सर का जो वर्क एक्सपीरियंस रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 60 इयर्स का रह चुका है। और सर एक इंडस्ट्रियलिस्ट रह चुके हैं रिनाउंड। सर ने मध्य प्रदेश और इंडिया के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं। डेवलपमेंट एक्टिविस्ट के रूप में भी सर ने काम किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काम किया है। सर एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, मानव जाति के लिए सर ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी में। और ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं जो अब हम सर से ही डायरेक्ट जानने की कोशिश करेंगे। सर वंस अगेन वेलकम। थैंक यू। सर उद्योगपति के तौर पे भी आपका एक एक्सपीरियंस रहा है सर, जो ग्रेफाइट इंडस्ट्री में आपने काफ़ी काम किया है। जी। सर उसी से शुरू करते हैं कि वो एक्सपीरियंस क्या रहा आपका, कहाँ से शुरू किया था आपने? देखिए, मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का 64 का ग्रेजुएट हूँ, और मैंने HEG नाम की कंपनी 1975 में ज्वाइन की थी दिल्ली में, और उनका प्लांट आ रहा था मंडीदीप भोपाल में। तो कोई 6 महीने बाद दिल्ली में काम करने के बाद हम लोग भोपाल शिफ्ट हो गए। और ये HEG जो है ग्रेफाइट प्लांट, ये एक फ्रेंच कंपनी थी, सर्स की पब्लिक सेक्टर है फ्रांस की, उसके कोलैबोरेशन में बना था। और करीब 18 करोड़ का प्रोजेक्ट था। और तब ये शुरू हुआ। और ग्रेफाइट जो है वो आपके दर्शकों के लिए और आपकी जानकारी के लिए, कार्बन जो होता है, जिससे कोयले की बात हम करते हैं कार्बन से, पर कार्बन ही डायमंड बनाता है जब वो 100% कार्बन हो जाता है।
पर ग्रेफाइट जो है 99.6% कार्बन जब होता है तब वो ग्रेफाइट रहता है। तो जब ये काम शुरू हुआ तब ये स्टील प्रोडक्शन के लिए काम आता है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, जी। और इसकी बड़ी शॉर्टेज थी। तो 76 में जब प्रोडक्शन चालू हुआ तो पता लगा कि हमारी सेलिंग प्राइस, हमारी कंपनी की सेलिंग प्राइस 10,000 थी, जी। पर 10,000 रुपये प्रीमियम मिलता था। पर हमारी कंपनी के चेयरमैन ने कहा कि हम सेलर्स मार्केट में हैं तो हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरे वरिष्ठ जनरल मैनेजर ने उन्हें बताया कि एक्सपोर्ट में तो कुल हमें 6-7 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो मिस्टर झुंझुनवाला ने बताया कि 5,000 भी मिलें पर हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए टू नो एग्जैक्टली व्हाट क्वालिटी वी आर मैन्युफैक्चरिंग, एंड दिस इज व्हाट वाज द स्ट्रेस ऑफ द क्वालिटी which started, and today HEG is the biggest graphite plant of the world at Mandideep, and they export about 70% of their production to developed countries. ओके। भोपाल में कोई इंडस्ट्री का कल्चर नहीं था। भोपाल में BHEL था, जी। भोपाल में गोविंदपुरा था, और मुझे ऐसा लगता था कि मध्य प्रदेश में ये पोटेंशियल है कि हम देश के प्रगतिशील राज्य बन सकते हैं, पर इस पे रुचि किसी की नहीं थी, और रुचि नहीं होने के कारण बात नहीं बनती थी। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारी भिलवाड़ा ग्रुप के स्पिनिंग प्लांट था जम्मू में, और वो जम्मू में कपास यहाँ से लेके जाते थे और फिर एक्सपोर्ट करते थे बम्बई से। तो उनने कहा कि कोशिश करें कि अपन मध्य प्रदेश में प्लांट लगा लें। तो जब मध्य प्रदेश में प्लांट लगाने की बात आई तो इंदौर और उज्जैन की टेक्सटाइल मिलें बीमार मिलें थी और सरकारी उपक्रम थे। जी। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि भाई मैं तो, मेरी नींद खराब है बीमार टेक्सटाइल मिल से, और तुम टेक्सटाइल मिल लगा रहे हो। तो मिस्टर झुंझुनवाला का ये कहना था कि मध्य प्रदेश में करीब करीब 50-60 टेक्सटाइल मिल लग सकती हैं जो रफली 5 लाख स्पिंडल की हों, इतना कपास है। तो बेसिकली जब तक हम लोग मध्य प्रदेश का पोटेंशियल नहीं पहचानेंगे तो बात नहीं बनेगी। करेक्ट। और ये बात मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब इंदौर में हमने बात की और पहला स्टेट टेक्सटाइल मिल लगा तो अंग्रेज़ों ने होलकर से कहा कि तुम्हारे यहाँ तो रेलवे लाइन भी नहीं है तो तुम टेक्सटाइल मिल कैसे लगाओगे। तो इनने कहा कि हम हाथी पे ले आएंगे बम्बई से। और जब टेक्सटाइल मिल लग गया और उसमें मुनाफा आने लगा तो इंदौर में उसके बाद 7 टेक्सटाइल मिल बनी, हुकमचंद मिल, कल्याण मिल, राजकुमार मिल वगैरह, या विनोद मिल्स इंदौर में। जब टेक्सटाइल मिल लग गई तो होलकर सरकार को लगा कि ये तो हमारे को मजदूर बीमार पड़ेंगे, और तब इंदौर में परदेसीपुरा बना और लोग यूपी गए और यूपी से जाके लोगों को लाए मध्य प्रदेश में काम करने के लिए। जब लोग आ गए तो सरकार को लगा कि ये तो बीमार भी पड़ते हैं तो इनके लिए कोई मेडिकल का इंतजाम होना चाहिए। तो सरकार ने एक मेडिकल स्कूल बनाया 1885-86 में, जो 1910 में जाके मेडिकल कॉलेज बन गया, जो बाद में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज बना इंदौर का। उसी तरह से सरकार को ये लगा, होलकर सरकार को, कि हमारे यहाँ लोगों को पढ़ना चाहिए। तो 1885 में सरकार ने ये स्कीम बनाई
कि लोग अगर बम्बई जाके हाई स्कूल का इम्तहान देंगे तो उसका खर्चा सरकार उठाएगी। तो अब कितना उन्नत सोच था होल्कर गवर्नमेंट का, ये आपको विचार आएगा। ऐसे ही जब मैं बाल विनय मंदिर में पढ़ता था तो 1947 में बाल विनय मंदिर इंदौर में स्कूल की बस चलती थी। बाल विनय मंदिर में टिफ़िन मिलता था और टिफ़िन उन्नत श्रेणी का होता था। यानी हम सब बच्चे ये फील करते थे कि घर में भी इतना अच्छा खाना नहीं है। यानी आप इमेजिन करिए कि 47 में 48 में नाश्ते में ब्रिटानिया के बिस्किट हों, नाश्ते में जितने रसगुल्ले खाने हो खाओ, जितनी खीर पीनी हो पियो, ये स्थिति थी स्कूल की। और साथ में स्कूल में 7 क्राफ्ट सिखाते थे और स्कूल अंग्रेजी मीडियम में था। हम मॉडर्न और एक्सीलेंट स्कूल की अब परिकल्पना करते हैं जी। 50 साल बाद। वो एक सरकारी स्कूल था बाल विनय मंदिर, जिसकी बड़ी टीचर श्रीमती पद्मावम प्रिंसिपल थी और उनने वो स्कूल बनाया था। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मुझे याद है कि जब मैं तीसरी क्लास में था तो बड़ी टीचर ने कहा कि घर से कल 1 रुपया ले आना, तो 40 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे तो अपन एक झोपड़ी बना लेंगे। तो चौथी क्लास उसमें लगने लगेगी। तो जब आपकी इच्छा हो कि कुछ करना है तो बात बनती है। करेक्ट सर, क्योंकि ये इतनी पुरानी बात बता रहे हैं आप, तो सर उसके बाद ऐसी क्या चीज़ें हुई जो बिजनेस क्लाइमेट चेंज हुआ मध्य प्रदेश का या इंडिया का ही हम बोलें, जो एम्प्लॉयमेंट इश्यूज आए या फिर अपॉर्चुनिटीज़ की जो पॉसिबिलिटी हुई कुछ टाइम के लिए कम हुई, कभी ज़्यादा हुई, ये बिजनेस क्लाइमेट क्यों चेंज हुआ सर? नहीं, बिजनेस क्लाइमेट तो देखिए इसलिए चेंज हुआ कि हमारे मध्य प्रदेश में कोई 50-55% ओबीसी हैं ओके। और करीब 20% ट्राइबल हैं। तो उन ट्राइबल और 50% ओबीसी का कोई डेवलपमेंट से या एजुकेशन से या स्किल से कोई एक्सपोजर नहीं था। जैसे कि यूपी बिहार के लोग वेस्ट इंडीज़ चले गए थे, मॉरिशस चले गए थे, तो उनके घरों में ये एक्सपेक्टेड था कि फैक्ट्री जाना है तो टाइम से जाना है जी। और फैक्ट्री से वापस इतने बजे आना है। ये एक पिक्चर थी फैमिली में। पर मध्य प्रदेश में ये पिक्चर नहीं थी और कोई स्किल नहीं था। जब हमने मराल ओवरसीज़ लगाया तो हमने कहा कि आप मजदूरों को रोज़गार पाने के लिए 10,000 रुपये का लोन देते हो, तो जब आप 10,000 का लोन देते हो तो मैं एक मजदूर को रखूँगा तो 10,000 की कैपिटल सब्सिडी मुझे दे दीजिए, और जितने मजदूर हम रखें कलेक्टर वेरीफाई कर ले तो हमें वो सब्सिडी दे दीजिए। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने मान लिया। पर जब हम यही बात लेके नर्मदा विभाग में गए तो नर्मदा विभाग के लोगों को ये बात ठीक नहीं लगी कि क्यों कंपनी को पैसा दिया जा रहा है। अब जब इंदौर के एयरपोर्ट से मराल ओवरसीज़ 90 किलोमीटर था और सड़क अच्छी थी, पर धीरे धीरे सड़क खराब हुई और सड़क खराब होने के बाद जो 1.5 घंटे में हम जाते थे इंदौर से मराल तक, वो 5.5-6 घंटे लगने लगे। जो दुर्भाग्य है वो ये है कि हम लोगों ने कभी ये सोचा नहीं कि हम बड़ी लाइन खींचें। तो मध्य प्रदेश में क्योंकि लोगों की इच्छा ही नहीं थी आगे बढ़ने की, तो वो कभी सोचते नहीं थे आगे कैसे बढ़े। तो सर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की भी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि जो इट इज़ नॉट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इट इज़ लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्सपोजर। ओके। वो चाहे कांग्रेसी हों चाहे बीजेपी के लोग हों, उन्हें खुद नहीं मालूम। यानी मैं आपको यहाँ एक डाइवर्शन के लिए शेयर कर रहा हूँ जी। कि बिजली हम लोगों के लिए लग्जरी थी और मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति बिजली का कंजम्पशन था 440 यूनिट। अच्छा।
और पंजाब का बिजली का कंजम्पशन था 1400 यूनिट। अब आप ये बताइए कि पंजाब में 1400 यूनिट क्यों और मध्य प्रदेश में 450 यूनिट क्यों, और न्यूयॉर्क का 14,000 यूनिट है। तो जब तक हम एनर्जी की उपलब्धता नहीं बढ़ाएंगे और उस पर निर्भरता नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा ग्रोथ नहीं होगा। सर लेकिन जैसे अपना बहुत रिच कल्चर है एमपी का, सर भोपाल की अगर हम बात करें या इंदौर की बात करें, तो सर वो माइंडसेट लोगों का क्यों नहीं चेंज हो पाया? देखिए, माइंडसेट इसलिए नहीं चेंज हो पाया कि हम लोगों का जो मानसिक डेवलपमेंट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर मैं गरीब पैदा हुआ हूँ तो भगवान की इच्छा है कि भाग्य में गरीब हूँ, तो मैं कोशिश ही नहीं करता आगे बढ़ने की। तो जो पंजाब के लोग कनाडा चले गए, पंजाब के लोग अफ्रीका चले गए, तो उनके मन में ग्रोथ थी। अगर गुजरात के लोग अमेरिका चले गए तो उनके मन में ग्रोथ थी, पर मध्य प्रदेश के लोगों के मन में ग्रोथ नहीं है। और वो ग्रोथ नहीं है, उसके कारण हम ये कोशिश भी नहीं करते कि हम आगे कैसे बढ़ें। मैं आपसे लंबी लाइन खींचूं या आप मेरे से लंबी लाइन खींचें, वो कोशिश जब हमारे मन में आ जाएगी तो मध्य प्रदेश बढ़ेगा। करेक्ट। अब मध्य प्रदेश इसलिए नहीं बढ़ता कि न तो राजनीतिक एक्सपोजर है ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपोजर है, तो बात नहीं बनती। मैंने एक मेरे मित्र जो आईएएस थे वरिष्ठ, तो मैंने उनसे कहा कि आपका फ्रेंड जो है कर्नाटक में और जो आपके फ्रेंड महाराष्ट्र में है, उतना काम तो आप नहीं करते। तो उनने मुझे जवाब दिया कि जैसे ही कॉफ़ी आए तब तक मैं एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? तो मैंने कहा जी कहिए। तो बोले कि जो बेंगलोर में जो मेरा मित्र है उसके मित्र हैं अजीम प्रेम जी, और जो महाराष्ट्र में जो मेरा मित्र है आईएएस उसके मित्र हैं अंबानी, और भोपाल में दुर्भाग्यवश तुम मेरे मित्र हो, तो जैसी कंपनी है वैसे ग्रोथ होती है। नहीं सर, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं उससे लोगों में डेफिनेटली कुछ बदलाव ज़रूर आए। बट सर आपने तो उस टाइम के हिसाब से काफ़ी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी, काफ़ी इनिशिएटिव्स किए, आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती थी? मुझे मोटिवेट इसलिए करती थी कि मैं जब पिलानी में पढ़ता था तो मेरे साथ भारत के शिक्षा मंत्री का लड़का भी पढ़ता था, मेरे साथ गुजरात के गवर्नर का लड़का भी पढ़ता था, मेरे साथ भारत के विदेश सचिव का लड़का भी पढ़ता था। तो मेरा सोच और एक्सपोज़र बहुत बदल गया था। करेक्ट। और वो एक्सपोज़र बदलने से मुझे लगा कि हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। सर मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है वो सबसे बेसिक नीड है। एजुकेशन तो बेसिक नीड है ही, जब तक आपका एक्सपोज़र नहीं होगा कि हमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के क्या तरीके हैं, वो शिक्षा हो सकता है, वो स्किल हो सकता है, वो हमारा एक्सपोज़र हो सकता है, वो हमारा नेटवर्क हो सकता है। करेक्ट। जैसे जब मैं 64 में भोपाल आया तो मैंने आईटीसी के चेयरमैन मिस्टर सप्रू को एक चिट्ठी लिखी कि मुझे नौकरी चाहिए। तो मिस्टर सप्रू ने मुझे लिख के भेजा कि या तो कोई शाही परिवार का रेफरेंस दो या कोई भारत सरकार के सेक्रेटरी का रेफरेंस दो तो नौकरी मिलेगी। हम जिसे रिकमेंडेशन मानते हैं वो रेफरेंस मानते थे, रेफरेंस कि आपको किसने रेफर किया है। तो सर जो आज की यंगर जनरेशन है, आपको उनमें क्या डिफरेंस फील हो रहा है? देखिए, आज की यंगर जनरेशन में मुझे अभी भी फील होता है कि मध्य प्रदेश में आगे बढ़ने की जो संभावना है उसको हम पूरी तरह से नहीं पकड़ रहे, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप ये जानकर आश्चर्य होगा आपको कि इंदौर का लड़का डॉक्टर अशोक कविश्वर जो इंदौर से अमेरिका गया, वो 2002 से 2008 तक अमेरिका के
इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइज़र था और साथ में वो सीनेट का मेंबर था और साथ में 2012 से 2016 तक वो नासा का चेयरमैन था। अब एक तरफ वो है, दूसरी तरफ भोपाल का लड़का विनीत बुच गूगल का इनोवेटिव डायरेक्टर था। तो हमारे पास तो वो दिमाग है, पर अगर हम उन सब लोगों को आगे पकड़ के नहीं बढ़ेंगे और राजनीतिक लोग और प्रशासनिक अमला जो है इसका लाभ नहीं लेगा तो नहीं बात बनेगी। करेक्ट सर, मतलब पोटेंशियल है, टैलेंट है, बहुत लोग आगे बढ़ भी रहे हैं मध्य प्रदेश से, पर वो जो एक कॉमन सिविक सेंस है वो लोगों को फॉलो करना चाहिए कि किस तरह हम ग्रोथ कर सकते हैं लाइफ में। सर जैसे कल्चर में और आर्ट में भी एमपी है आगे सर, जैसे भोपाल वगैरह में हम बात करें तो आर्ट और कल्चर काफ़ी रहा है सर, उसका भी एक्सपीरियंस आपका कुछ रहा होगा। देखिए, अगर आप कल्चर की बात करें तो होलकर्स और ग्वालियर महाराजा दोनों, ग्वालियर महाराजा गाना प्रमोट करते थे और ख्याल गायकी में ग्वालियर घराना प्रसिद्ध है। उसी तरह से इंदौर में अगर हम बात करें तो विलायत खां के फादर इंदौर के थे और बम्बई बाज़ार में रहते थे और उनके नाम इनायत खां लेन है कलकत्ता में। अब विलायत खां के साथ हम बात करें तो कुमार गंधर्व देवास में रहते थे और कुमार गंधर्व का नाम महाराष्ट्र सरकार ने पद्मश्री और पद्म पुरस्कार के लिए रिकमेंड किया, पर मध्य प्रदेश सरकार ने तो नहीं रिकमेंड किया। वैसे ही इंदौर में ट्रेडिशन थी डांस की, गाने की ट्रेडिशन थी और साथ में मध्य प्रदेश में दुष्यंत त्यागी भी हुए, मध्य प्रदेश में शरद जोशी भी हुए, मध्य प्रदेश में हरिशंकर परसाई भी हुए। आप चकित होंगे ये सुनकर कि मध्य प्रदेश में विद्वान रजनीश और महेश योगी भी हुए। राइट। तो जो दिक्कत है वो ये है कि हमने अपने स्टार लोगों को पहचाना नहीं। सर भोपाल के अगर हम इतिहास में जाएं तो सर उसके बारे में अगर कुछ आप बताएं हमें। देखिए, अब ये प्रचार है कि भोपाल नवाब तो भारत सरकार से में नहीं मिले और वो विरोधी थे, पर मैं डॉक्यूमेंट के आधार पे, भारत सरकार के रिकॉर्ड के आधार पे ये कह सकता हूँ कि भोपाल नवाब ने 14 अगस्त 1947 को ही भारत में मिलना तय कर लिया था और यहाँ पे भारत सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था और वो एडमिनिस्ट्रेटर आईसीएस था। जैसे रतलाम स्टेट में भी मेरे मामा जी मनोहर सिंह मेहता एडमिनिस्ट्रेटर थे। अब लोगों को ये मालूम ही नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटर थे तो अमलगमेशन हुआ या नहीं हुआ, तो वो दिक्कत है। सर बट अगर नवाब्स ने सर इतने सालों तक रूल किया तो फिर उनके और गवर्नमेंट के बीच में क्या कुछ डिफरेंसेस थे किसी चीज़ को लेके? मेरे हिसाब से अगर आप रिकॉर्ड में देखें तो नवाब के और भारत सरकार के कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं थे और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है उसके वो वाइस चेयरमैन होते थे जी। तो कोई डिफरेंस ओपिनियन तो था नहीं। भोपाल की क्या खासियत लगती है आपको? भोपाल की खासियत तो भोपाल के जो तालाब हैं और भोपाल की जो हरियाली है वो तो आपको हिंदुस्तान में और कहीं नहीं मिलती। वाह सर, इंदौर और भोपाल के ऊपर भी बहुत डिबेट होता रहता है कि कौन सा शहर बेहतर है या क्यों भोपाल कैपिटल है और इंदौर कमर्शियली कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है, तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे? देखिए, अगर मध्य प्रदेश है और इंदौर कमर्शियल कैपिटल है तो उसके अपने एडवांटेज हैं और इंदौर अगर कैपिटल बनता तो मध्य प्रदेश के एक कोने में होता। तो इंदौर तो कैपिटल था मध्य भारत का और ग्वालियर कैपिटल था मध्य भारत का। ग्वालियर में 7 महीने राजधानी रहती थी,
5 महीने इंदौर में रहती थी। पर जब मध्य प्रदेश बना तो एक सेंट्रल स्टेट चाहिए था, करेक्ट। तो उसके लिए भोपाल बना। और मुझे नहीं लगता कि भोपाल इंदौर में कोई अंतर है। मैं तो इंदौर का बाशिंदा हूँ, पर मुझे लगता है कि भोपाल की ग्रीनरी और भोपाल के तालाब, और जो भोपाल में एक बार रह गया वो भोपाल में ही बस जाता है। ये बात तो सही है सर। अब आप थोड़ा सा हंसेंगे कि मैं तो सराफे के रहने वाला हूँ, और सराफे की रात की चाट और सराफे का दिन का जेवर जवाहरात और सोने का बिजनेस दोनों ही मैंने देखे हैं। जी। पर उस समय इंदौर में चोरी नहीं होती थी, क्योंकि इंदौर हमेशा जागता रहता था। जो इंदौर का बाजार 1-1:30 बजे बंद होता था और 3 बजे रात की मिल की शिफ्ट चालू होती थी, तो वो लोग जाते थे। तो एक अजीब सा शांति वातावरण था, कोई गुंडागिर्दी नहीं थी। करेक्ट। सर आपको मतलब पर्सनली क्या चीज़ें पसंद है? आर्ट, कल्चर, या क्या हॉबीज़ रही हैं आपको? आपको क्या करना पसंद है? देखिए, मेरे को हॉबी के नाम पे ये लगता है कि मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य होना चाहिए, वाह। और मध्य प्रदेश में लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, इंडस्ट्री आनी चाहिए, और लोगों का शिक्षा का स्तर बेटर होना चाहिए। सर इसके लिए आपने भी कुछ, जैसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या आपने उसके लिए भी कुछ देखिए, initiatives लिए हैं? मैं 11 साल तक पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रीजनल डायरेक्टर रहा भोपाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए, और मैंने कई कोशिश की कि टेक्सटाइल मिल बढ़े, और मैंने कोशिश की कि ऑटोमोबाइल में जो हमारी ऑटोमोबाइल ग्रोथ नहीं हुई वो टैक्सेशन के स्ट्रक्चर से नहीं हुई। तो जो एक्स्ट्रा टैक्स लगता था वो टैक्स कैसे पूना और नोएडा के बराबर हो या चेन्नई के बराबर हो, जिससे हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे। तो जो जब तक हम चीज़ों को ज़मीन पर नहीं देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। करेक्ट। वैसे ही जो बिजली का सवाल है, वो मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको टेक्सटाइल मिल का तो बताया ही। हमारा फीलिंग ये है कि मध्य प्रदेश में बिजली बहुत महंगी है। अगर बिजली सस्ती हो जाए और बिजली की चोरी नहीं हो तो हमारी ग्रोथ बहुत होगी। जो दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में वो वीर माना जाता है जो सरकार से चोरी कर ले। मेरा सोच ये है कि चोरी करके आप ग्रो नहीं कर सकते, चोरी करके आप सरवाइव कर सकते। अगर ग्रो करना है तो आपको बड़ा सोचना होगा। सर मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ऊपर तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, बट क्या सर उससे जेन्युइनली फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जो लीडर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, कहीं ना कहीं वही सोसाइटी को डराइव कर रहे हैं। देखिए, दिक्कत यह है कि हमारे जो लीडर हैं उनका एक्सपोज़र बहुत कम है और बाहर से एक्सपोज़र बहुत कम है। अब वो बाहर से एक्सपोज़र कम होने के कारण जो बात नहीं बनती है वो दिक्कत आती है। और साथ में जब हम कहते हैं कि ये फैसिलिटी दे दो, तो सरकार को ये लगता है कि ये कोई इंडिविजुअल मांग रहा है, तो ये फेवरेटिज्म हो जाएगा। उस फेवरेटिज्म को अवॉइड करने के लिए कभी हमने स्ट्रेंथ समझी नहीं। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं दुर्ग में स्पंज आयरन प्लांट लगा रहा था तो मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने ये कहा कि मध्य प्रदेश में तो आयरन ओर जो है सारी रिजर्व है भिलाई स्टील प्लांट के लिए, और आपके लिए कोई साइट नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कि मैं भिलाई स्टील प्लांट में डायरेक्टर डेवलपमेंट हैं अरविंद पांडे, उनसे बात करता हूँ। उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमें तो वो साइट चाहिए जहाँ पे मैकेनिकल माइनिंग हो सकेगी, तुम्हें तो छोटी साइट चाहिए, तो वो दे देंगे। और उसके बाद
हमारे स्पंज आयरन लगाने के बाद छत्तीसगढ़ में 336 स्पंज आयरन प्लांट लगे। जैसे मैंने आपको टेक्सटाइल का बताया कि सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ ने कहा कि मेरी रात की नींद खराब है क्योंकि मैं बीमार टेक्सटाइल मिल को हैंडल करता हूँ। उसके बाद अब भोपाल मध्य प्रदेश में 50 टेक्सटाइल मिल आई हैं। तो जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, और यहाँ एक बात आपको बहुत इंटरेस्टिंग शेयर कर रहा हूँ कि एक कंपनी थी दावत, तो दावत ने कहा कि हमें बासमती राइस मध्य प्रदेश में प्रमोट करना है। हमने सरकार से निवेदन किया, सरकार ने डायरेक्टर एग्रीकल्चर और डायरेक्टर एमपी एग्रो को लिखा। दोनों का ये जवाब आया कि मध्य प्रदेश में चावल होता ही नहीं तो किस बात का एमओयू। तो मैंने सचिव से कहा कि सर आपका क्या नुकसान है, नया काम होगा तो कुछ बात बनेगी। सचिव ने बात मान ली और शिवराज सिंह ने एक एमओयू कर लिया उनसे। आप सुन के चकित हो जाएंगे कि 2008 में ये एग्रीमेंट हुआ और 2010 में मध्य प्रदेश से 3000 करोड़ का चावल एक्सपोर्ट हुआ। तो अगर हमें इच्छा नहीं है कोई चीज़ करने की तो बात नहीं बनती है। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि सर एमपी का जो जोग्राफिकल एरिया है और सर हर एरिया की अपनी अपनी खासियत है, वहाँ पे कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज़ कहीं ना कहीं काम कर रही हैं। तो जो पोटेंशियल है वो अभी भी पूरे तरीके से निकल के बाहर नहीं आया है। जैसे आपने दावत राइस का एग्जांपल दिया सर, हम अगर पन्ना साइड बात करें तो वहाँ पे भी माइनिंग वगैरह होती है और भी जगह सोयाबीन की खेती भी होती है। सर इस तरह पूरे एमपी में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका पोटेंशियल धीरे धीरे निकल के आ रहा है। नहीं नहीं, देखिए पोटेंशियल तो देखिए आप, दिक्कत हमारे साथ ये है कि अब आपके पीतमपुर से करीब 1000 करोड़ की दवाइयाँ एक्सपोर्ट हो रही हैं और नए दवा के प्लांट आ रहे हैं। पर हमारी दिक्कत ये है कि जब तक हम हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। अब इंदौर में जो सिप्ला इंडस्ट्रीज़ है वो देश की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है सिप्ला। करेक्ट। उसके मालिक तो मुसलमान है। ऐसे ही हिमालयन ड्रग हाउस, नाम हिमालयन ड्रग हाउस है, उसके मालिक तो मुसलमान है। तो जब तक हम ये जात पात नहीं भूलेंगे और हम काम नहीं करना चाहेंगे तो बात नहीं बनेगी। बिल्कुल सही बात है सर, सही वर्ड्स ऑफ विजडम है आपके जो आज हमको मिले हैं। और आई होप सो कि जो भी डिस्कशन आज हमने किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, एमपी के ऊपर, या ओवरऑल एज एन इंडियन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या फिर हम लाइफ में कैसे ग्रो करना चाहते हैं, ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो वी हैड अ रियली वंडरफुल डिस्कशन विद राजेंद्र कोठारी जी। सर कुछ मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहें? मैं तो मैसेज यही देना चाहूँगा कि हमें जो है मुकाबला करना है, और अगर हमारे लोग, इंदौर के लोग, भोपाल के लोग अमेरिका के प्रमुख एग्जीक्यूटिव बनते हैं, चाहे वो गूगल हो या नासा हो या सीनेट के मेंबर बनते हैं, तो हमें वो पोटेंशियल है कि हम अमेरिका को लीड कर सकते हैं। और जब हम अमेरिका को लीड कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश को हम नंबर 1 क्यों नहीं बना सकते। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा और ख़ास करके आपके दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में हनुमान की शक्ति है, जागिए और अपने परिवार, अपने दोस्तों को आगे बढ़ाइए। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। वाह, और जब मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। सर आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपसे बात करने की। एंड आई होप कि आपके दर्शक जो हैं उन्हें मेरी बात पसंद आएगी और अगली बार कोई मौका मिलेगा फिर मुलाकात का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वंस अगेन द प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। एंड आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, कुछ सीखने को आपको मिले। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कोशिश करेंगे कि सर के साथ हम दोबारा
किसी नए टॉपिक के साथ ज़रूर वापस लिविंग यूनिकॉर्न्स पे आएँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लिविंग यूनिकॉर्न्स। फिर मिलते हैं। नमस्कार।